हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिविल डिकोडर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। चाहे आप वो बिलिंग इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या साइट इंजीनियर के इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप क्वान्टिटी सर्वेयर के लिए जा रहे हो, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के सारे इंटरव्यूज़ के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाउ अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। यानी किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें क्या यूज करने चाहिए। तो हमारा आईएस कोड एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंड करता है कि उससे नीचे का ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है आप यूज नहीं कर सकते हो किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए यूज होना चाहिए, या जो हमारा आईएस कोड रिकमेंड करता है, वो होता है हमारा M20। तो आइए देखते हैं। द रिकमेंडेड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर इज M20 होज रेशियो इज 1:1.5:3। यानी कि जो मिनिमम रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है हमारा आरसीसी के लिए वो M20 है। ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो इसलिए बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए M20 होता है, जिसकी रेशियो होती है 1:1.5:3। Now our next question is, what is the minimum recommended thickness of slab। यानी कि जो भी हमारा आरसीसी का स्लैब होता है, जो भी हमारा छत या फ्लोर होता है, जो जनरली आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, तो उसकी जो मिनिमम थिकनेस है स्लैब की वो क्या रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही पतला स्लैब डाल दें। तो आईएस कोड कुछ रिकमेंडेशंस देता है स्लैब की थिकनेस को लेके। तो आईएस कोड रिकमेंड करता है जनरली 125 mm टू 150 mm 200 mm। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो जो मिनिमम रिकमेंडेशन है स्लैब थिकनेस की वो 125 mm या 5 इंच है। तो अगर आप कभी भी आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करो तो 125 mm से नीचे की स्लैब बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है एज पर आईएस कोड। तो ये आप याद रखें कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब जो है 125 mm या फिर 5 इंच होता है। अब जो हमारा अगला सवाल है ये है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ हुक यूज्ड इन स्टीरप्स। यानी कि जो मिनिमम लेंथ है हुक का स्टीरप्स में वो क्या होता है। तो स्टीरप तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो भी कॉलम्स में बीम्स में हम टाई या जिसको जनरल भाषा में रिंग्स भी बोलते हैं लोग बांधते हैं, तो उसकी जो हुक होती है वो मिनिमम कितने लेंथ की होनी चाहिए। ये ज़्यादातर इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि मिनिमम हुक लेंथ स्टीरप्स की आप बताओ। तो एज पर आईएस कोड वो रिकमेंडेबल है 6D और 75 mm विच एवर इज ग्रेटर। यानी कि 60 कहने का मतलब जो डाया है बार का उसका 6 टाइम्स करेंगे या फिर 75 mm देखेंगे। तो दोनों को कंपेयर करने के बाद जो ग्रेटर आएगा वो हम मिनिमम हुक लेंथ लेके चलते हैं किसी भी स्टीरप्स के लिए। तो आप ये याद रखें कि 6D और 75 mm विच एवर इज ग्रेटर विल बी रिकमेंडेड फॉर द मिनिमम लेंथ ऑफ हुक इन स्टीरप्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड थिकनेस ऑफ प्लास्टर इन सीलिंग। यानी कि जब भी हम सीलिंग में प्लास्टर करते हैं तो मिनिमम कितने या कितने थिकनेस की प्लास्टर करनी चाहिए। उससे कम प्लास्टर नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, नहीं तो वो प्लास्टर खुद के सेल्फ वेट की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। तो मिनिमम रिकमेंडेड थिकनेस जो है वो प्लास्टर की क्या है, वो है 6 mm। यानी कि मिनिमम जो है हमें कम से कम 6 mm का प्लास्टर सीलिंग के ऊपर करना होता है। इससे कम का प्लास्टर आप कर नहीं पाओगे, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी आप प्लास्टर करोगे तो वो प्लास्टर अपने सेल्फ वेट की वजह से सीलिंग में टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए मिनिमम रिकमेंडेड थिकनेस जो है प्लास्टर का वो 6 mm है। ये आप बिल्कुल याद रखें, ये कहीं भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार आप साइट पे जाते हो, कहीं काम करते हो, तो आपको सबसे पहला काम जो दिया जाता है यही दिया जाता है कि आप इस स्लैब की, इस बीम की, इस कॉलम की कंक्रीट निकाल के बताओ कि कितनी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कंजप्शन होने वाली है। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी भी कंक्रीट का। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी एलिमेंट में हमें जब वॉल्यूम निकालना हो कंक्रीट का तो हम क्या करते हैं,
द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस टुगेदर। तो उसके लेंथ, विड्थ और थिकनेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मिल जाता है। सपोज यहाँ एक आप देख सकते हैं कि एक कॉलम है, तो जिसकी लेंथ सपोज करते हैं कि 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है, हाइट इज़ 1 मीटर, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी 1 मीटर क्यूब होगी। तो अगर कॉलम का आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो इस कॉलम में एज फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट का कंजप्शन हो रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर सीरीज इज कि हाउ टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। यानी कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लेवल कैसे चेक करते हैं। लेवल कहने का मतलब है कि किसी भी सरफेस का जो इंक्लिनेशन है या किसी भी सरफेस का जो एंगल है वो क्या है, वो समतल है कि नहीं है, उसकी हाइट क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस हम डिफरेंट तरह के लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं साइट पे लेवल्स को चेक करने के लिए। तो आइए देखते हैं। वी कैन चेक द लेवल ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट बाय स्पिरिट लेवल। हम स्पिरिट लेवल का भी इस्तेमाल करते हैं, डंपी लेवल का इस्तेमाल करते हैं, एंड लेवलिंग पाइप यानी कि लेवलिंग पाइप का भी हम इस्तेमाल करके लेवल साइट पे चेक करते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा स्पिरिट लेवल, ये आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लें कि स्पिरिट लेवल ऐसा होता है, इसमें बबल्स होते हैं, उससे हम लेवल को चेक करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा डंपी लेवल। इससे हम काफ़ी लंबे डिस्टेंस की जो लेबलिंग है वो इससे करते हैं। और हमारा थर्ड नंबर पे है लेबलिंग पाइप। तो लेबलिंग पाइप के थ्रू लेवल को ट्रांसफ़र करने का यूज़, या छोटे छोटे मिस्त्रियों के द्वारा, छोटे मेसन्स होते हैं उनके द्वारा ये लेवलिंग पाइप से भी लेवल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, लेवल दिया जाता है। तो ये 3 बेसिक हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में धड़ल्ले से यूज होते हैं, तो इनका आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्री फॉल अलाउड फॉर अ कंक्रीट या ऑफ कंक्रीट। तो मैक्सिमम फ्री फॉल कंक्रीट का कितना अलाउड है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं या कंक्रीट कहीं डंप करते हैं किसी भी एलिमेंट में, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, तो आप मिनिमम या मैक्सिमम कितने ऊपर से उस कंक्रीट को गिरा सकते हैं। उससे ज़्यादा ऊपर से आप कंक्रीट को फ्री फॉल नहीं करा सकते। तो वो हाइट होती है 1.5 मीटर। यानी कि 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट पे से आप कंक्रीट को किसी भी स्लैब पे, किसी भी कॉलम या बीम में नहीं गिरा सकते। वो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है कंक्रीटिंग प्रोसेस के लिए। तो आप बिल्कुल याद रखें कि 1.5 मीटर इज़ द मैक्सिमम फ्री फॉल अलाउड ऑफ कंक्रीट। यानी कि कंक्रीट के लिए 1.5 मीटर से ज़्यादा अलाउड नहीं है फ्री फॉल। अब हमारा अगला सवाल है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स कवर्ड इन अ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यानी कि किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को निकालते टाइम में, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट की या बिल्डिंग की एस्टिमेशन करने के टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लेके चलने चाहिए। एक अर्ली फेज है, अर्ली काम होता है ये किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस या किसी भी बिल्डिंग के स्टार्ट होने से पहले। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स कवर्ड विद इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप बिल्डिंग इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, क्वांटिटी सर्वेयर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो भी हमारे साइट में मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो हमारे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कवर होती हैं। लेबर एक्सपेंस, जो भी हमारे मजदूर का खर्चा है, जो भी हमारे मेसन का खर्चा है वो कवर होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। इक्विपमेंट एंड सर्विसेज, जो भी हमारी मशीनरी टूल्स लग रही है वो होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स का जो भी खर्चा आता है डिफरेंट कामों का, और जो प्रॉफिट होता है, ये सब हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर एस्टिमेट करते हैं। और वाइल कंपनसेशन और सैलरी पेड टू द आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट और इंजीनियर्स, जो हम सैलरी पे करते हैं आर्किटेक्ट को, कंसल्टेंट को, इंजीनियर्स को, तो वो हमारे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में नहीं आता है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लैंड हो। ये सब जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं, तो ये ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आइडियल साइज ऑफ लिविंग रूम। यानी कि जो हमारे घरों में लिविंग रूम होता है उसकी आइडियल साइज़ क्या होती है, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। यानी कि घर के स्पेस या प्लॉट के एरिया के स्पेस के हिसाब से हमारे लिविंग रूम की साइज़ कुछ डिफाइन की गई है कि मिनिमम इतनी रिकमेंडेड है, इससे कम का आप लिविंग रूम नहीं बना सकते हो, डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। तो अगर आप कहीं भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हो या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हो तो आपको ये जनरली पूछा जाता है कि लिविंग रूम का आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए, आप बताओ। तो अगर आपका प्लॉट छोटा है या एरिया छोटी है तो वेरी स्मॉल साइज लिविंग रूम जो है वो मिनिमम 7 फीट बाई 10 फीट का होना चाहिए। उससे थोड़ा सा बड़ा अगर रूम चाहिए आपको, या जहाँ पे मतलब 2 सीटर सोफ़ा आ जाए, तो वहाँ आपको 10 बाई 13 फीट का कमरा बनाना होगा, लिविंग रूम बनाना होगा। अगर आपको 3 सीटर सोफ़ा लगाना है तो वहाँ 12 बाई 18 का मीडियम लिविंग रूम आता है। और अगर आपके पास बहुत स्पेस है, काफ़ी विलास बना रहे हो या विलास डिज़ाइन कर रहे हो,
जहाँ 4 से 5 सीटर सोफ़ा चाहिए हो, तो वहाँ आप 15 फीट बाय 20 फीट का लिविंग रूम डिज़ाइन इजीली कर सकते हो। तो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट पे ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो आपको इस जनरल लिविंग रूम के साइज़ पता होने चाहिए। नाउ अब हमारा इस वीडियो लेक्चर का जो आखिरी सवाल है, तो वो ये है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बिटुमेन यूज्ड इन फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मैसनरी स्ट्रक्चर्स। यानी किसी भी आरसीसी या किसी मैसनरी स्ट्रक्चर में जब क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जाहिर सी बात है गलतियाँ होती हैं, गलतियों की वजह से थोड़े बहुत क्रैक्स दिखने लगते हैं, विजिबल हो जाते हैं, तो उन क्रैक्स को फिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी एक सिविल इंजीनियर का ही काम है। तो व्हाट टाइप ऑफ बिटुमेन यूज्ड, यानी कि किस तरह का बिटुमेन हम इस्तेमाल करते हैं उन क्रैक्स को भरने के लिए। तो प्लास्टिक बिटुमेन, यानी कि प्लास्टिक बिटुमेन जो है इज़ द बेस्ट सुटेड बिटुमेन यूज्ड इज़ फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मैसनरी स्ट्रक्चर्स। तो कहीं भी अगर मैसनरी स्ट्रक्चर में आपके क्रैक्स आते हैं, तो वहाँ पे प्लास्टिक बिटुमेन ही रिकमेंड किया गया है यूज़ करने के लिए। तो प्लास्टिक बिटुमेन से क्या होता है कि वो जो क्रैक्स डेवलप हुए हैं हमारे मैसनरी स्ट्रक्चर में, वो फिलअप हो जाते हैं और थोड़े दिनों बाद वो दिखाई देने बंद हो जाते हैं, और उससे पानी का सीपेज होना या रिसाव होना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसलिए हम प्लास्टिक बिटुमेन का ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारे वीडियो सीरीज़ का 5वां वीडियो था। इससे पहले मैंने जो है 4 वीडियोस और की हुई हैं इंटरव्यू सेशंस के ऊपर। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैंने लिंक चारों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच।